अब हम अध्ययन करेंगे 12वीं बायोलॉजी के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसके अंतर्गत हम लोग जो फर्स्ट टेस्ट है उसका अध्ययन कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत जो सेकंड टेस्ट लिए हैं उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म मेथड किसमें उपयोग की जाती है। तो आप लोगों को पहला तो याद ही होगा क्योंकि कई बार मैं पहले टेस्ट में बताया हूँ। PCR मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका उपयोग होता है DNA फिंगरप्रिंट में, DNA फिंगर प्रिंटिंग में। DNA के एक अणु से 1 बिलियन से अधिक DNA अणु प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना टेस्ट में कन्फर्मेशन में होता है। यह टेक पॉलीमरेज एंजाइम या फिर पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से होती है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? डी, मतलब आनुवांशिक फिंगर प्रिंटिंग में इसका विशेष रूप से उपयोग होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना DNA फिंगर प्रिंटिंग क्या है, इसके जनक क्या है। तो जनक कौन है उसके विश्व में? एलेक्स जेफरी, जिसको फादर ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। तो DNA फिंगर प्रिंटिंग में वास्तव में किसका उपयोग होता है? इन्हीं दोनों को उपयोग होता है, विशेष रूप से PCR का उपयोग होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के लिए, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के लिए कृत्रिम रूप से आवश्यक एंजाइम है। कृत्रिम रूप से आवश्यक एंजाइम है मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी है, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इनके लिए कहना चाहिए कृत्रिम रूप से आवश्यक एंजाइम है। तो यहाँ पर पहला देखते हैं एंडोन्यूक्लियस व पॉलीमरेज। पहला ऑप्शन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तथा टोपोआइसोमेरेज, ये कहना चाहिए गलत है। सेकंड है एंडोन्यूक्लियस व पॉलीमरेज। एंडोन्यूक्लियस तो सही है लेकिन पॉलीमरेज सही नहीं है। सी देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम व DNA लाइगेज, ये दोनों सही हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये काट छांट करता है और DNA लाइगेज उसको क्या करता है? सीलिंग मतलब जोड़ने का कार्य करता है। और चौथा ऑप्शन तो पूरा गलत है। तो यहाँ पर उत्तर क्या मिल जाएगा? सी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम व DNA लाइगेज। क्लियर। आगे है ई कोलाई में क्लोनिंग के लिए वेक्टर के रूप में उपयोग किए जाने वाला PBR 322 है। तो हमको ये तो पता है कि PBR 322 क्या है? एक प्लाज्मिड है। विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाला PBR 322 क्या है? एक प्लाज्मिड है जो किससे प्राप्त होता है? ई कोलाई। किससे प्राप्त होता है? ई कोलाई से ही ये भी प्राप्त होता है। तो ये रूपांतरित है कि वास्तविक है? तो ये वास्तव में कहना चाहिए उत्तर है बी, ये रूपांतरित जीवाणुविक प्लाज्मिड होते हैं। मतलब जीवाणु में पाए जाने वाले ओरिजिनल नहीं होते हैं, ये मॉडिफाइड कहना चाहिए प्लाज्मिड होते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है साउथर्न टेस्ट DNA का एनालिसिस में प्रयुक्त नहीं होते हैं। इसको हम लोग कई बार अध्ययन किए हैं लेकिन ये उसके अंदर का मैटर है। जैसे आप लोग को कई बार मैं बताया हूँ वेस्टर्न टेस्ट, साउथर्न टेस्ट, नॉर्दर्न टेस्ट। जो वेस्टर्न टेस्ट होते हैं एड्स का कन्फर्मेशन टेस्ट होते हैं, उसमें प्रोटीन का टेस्ट होता है, अमीनो एसिड का टेस्ट होता है। जो साउथर्न टेस्ट होते हैं दक्षिण से रिलेटेड है। जो साउथर्न टेस्ट होते हैं उसमें DNA का एनालिसिस होता है या फिर DNA का टेस्ट होता है। और जो नॉर्दर्न टेस्ट होता है उत्तर से रिलेटेड है, दिशा उत्तर से, उसमें कहना चाहिए RNA का टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है जो साउथर्न टेस्ट होते हैं जिसमें DNA का एनालिसिस या DNA का टेस्ट किया जाता है उसमें प्रयुक्त
नहीं होते हैं, तो ये वास्तव में उसके अंदर का कहना चाहिए क्रिया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कहना चाहिए प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो उत्तर में होते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी मतलब पीसीआर का उपयोग होगा उसमें, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, क्योंकि ये तो महत्वपूर्ण है। एक डीएनए से अनेकों प्रतियां प्राप्त करते हैं। विद्युत कण का संचालन भी होगा, क्योंकि बिना विद्युत कण की सहायता से बिना विद्युत किए नहीं होगा। और ब्लॉटिंग ही होगा, क्योंकि साउथर्न ब्लॉटिंग टेस्ट कहा जाता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। तो उत्तर क्या है यहाँ पर? ऑटो रेडियोग्राफी। ये यहाँ पर प्रयुक्त नहीं होते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी एक तकनीक है? निम्नलिखित में से वह कौन सी एक तकनीक है जिसके द्वारा सजीव जीवधारियों को आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक किया जाना संभव है? निम्नलिखित में से वह कौन सा टेक्निक है? बहुत ही सिंपल है। वह कौन सा टेक्निक है जिसके द्वारा सजीव जीवधारियों को आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक किया जाना संभव है? तो उत्तर क्या है? सी। उत्तर क्या है? सी। क्योंकि यहाँ पर हम लोग जिस विषय को पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर को अध्ययन कर रहे हैं, वही है यहाँ पर डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी के माध्यम से, इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो सजीव होते हैं, जो जीवधारी होते हैं, उसमें आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक मतलब आनुवांशिक रूप से हम लोग परिवर्तन भी कर सकते हैं। मतलब उसमें के जीनों का हेरा फेरी कर सकते हैं, जीनों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अच्छे गुण वाले जीन, अच्छे गुण वाले डीएनए का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का यही मेन उद्देश्य है, जीनों में काट छाँट करना, जीनों में हेरा फेरी करना, गलत जीन, रोग जीन को बाहर निकालना, अच्छे गुण वाले जीन को प्रविष्ट कराना। ये सब बायोटेक्नोलॉजी ही है। ठीक है जी। और डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी ही कहलाता है, जिसमें अच्छे डीएनए का निर्माण किया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर संबंधित है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर संबंधित है। तो यहाँ पर देखते हैं वेक्टर किससे संबंधित है। प्लाज्मिड है, जो हानिकारक प्रोटीन को अपघटित करता है। प्लाज्मिड तो है, लेकिन इधर का जो ऑप्शन है गलत है। प्लाज्मिड है जो डीएनए को काटता है, ये भी गलत है। प्लाज्मिड है जो भिन्न डीएनए खंडों को जोड़ता है, ये भी गलत है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? डी। प्लाज्मिड है जो बाहरी डीएनए को जीवित कोशिका में स्थानांतरित करता है। प्लाज्मिड एक वेक्टर है जो बाहरी डीएनए को, बाहरी जीन को जीवित कोशिका में क्या कर सकता है? स्थानांतरित करा सकता है, प्रविष्ट करा सकता है। इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है वेक्टर के रूप में, वाहक के रूप में। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सर्वाधिक उपयोग में होने वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम किससे प्राप्त होते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सर्वाधिक उपयोग में होने वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम किससे प्राप्त होते हैं? तो आपको बताना है कि एंजाइम कहना चाहिए किससे प्राप्त होते हैं। तो किससे प्राप्त होते हैं? बैक्टीरियोफेज गलत, बैक्टीरिया सेल्स सही, वायरस गलत, सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स गलत। तो उत्तर यहाँ पर क्या मिलेगा? बी। बैक्टीरिया सेल्स से प्राप्त होते हैं ये विशेष रूप से। क्लियर? अगला है, बायोटेक्नोलॉजी में उपयोगी है। बायोटेक्नोलॉजी में उपयोगी है प्रोटीन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, न्यूक्लिक एसिड, सेलुलोस। इसमें से बी और सी उपयोगी है, लेकिन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन बताना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन बताना है। तो उत्तर क्या मिलेगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, क्योंकि ये प्राकृतिक इंजीनियर की तरह कार्य करते हैं ये। ठीक है। हालांकि न्यूक्लिक एसिड भी उपयोगी है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत डीएनए आरएनए आते हैं। तो डीएनए का ही काट छाँट किया जाता है और अच्छे गुण वाले डीएनए का निर्माण किया जाता है। क्लियर?
ये प्रश्न वास्तव में 100% सही नहीं है, क्योंकि दोनों उपयोगी है, लेकिन एक को बताना है यहाँ पर, एग्रोबैक्टीरियम टुमिफिशियंस। क्लियर। आगे है प्लाज्मिड की पहचान कीजिए। प्लाज्मिड की पहचान कीजिए, तो ऑटोमेटिक है यहाँ पर PBr 322, PBr 322, क्योंकि जो B है C है ये एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम है। ठीक है जी। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इंजीनियर माना जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का इंजीनियर माना जाता है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का इंजीनियर माना जाता है। तो उत्तर आ जाएगा डी, मतलब ए और सी, ड्रोसोफिला और एग्रोबैक्टीरियम टुमिफिशियंस। एग्रोबैक्टीरियम टुमिफिशियंस कहना चाहिए, जो पौधे होती है उनके जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोगी होते हैं। ड्रोसोफिला कहना चाहिए एनिमल जेनेटिक्स में उपयोगी होते हैं। तो उत्तर आ जाएगा डी, मतलब ए और सी, एनाफिलिस गलत। आगे है, एक जीव के जीनोटाइप में वांछनीय परिवर्तन किया जाता है। मान लो कोई एक जीव है, उनके जीनोटाइप में वांछनीय परिवर्तन करना है। कोई भी एक जीव है, उनके जीनोटाइप मतलब जीनों में काट छाँट करना है, हेरा फेरी करना है, तो किनके माध्यम से संभव है? तो ऑटोमेटिक इसका उत्तर क्या है? सी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका अर्थ ही होता है जीनोटाइप मतलब जीन में काट छाँट करना, हेरा फेरी करना, गलत जीन को बाहर निकालना, अच्छे गुण वाले जीन को प्रविष्ट कराना। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का पिता, इनमें पॉल बर्ग को कहा जाता है। पॉल बर्ग को, पॉल बर्ग ही सबसे पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने सिमियन वायरस 40 के जीन को, एक वायरस है SV40 लिखा रहता है, सिमियन वायरस 40 के जीन को लेम्डा फेज की सहायता से जीवाणु कोशिका में प्रविष्ट कराने में सफलता प्राप्त किए थे। पॉल बर्ग पहला वैज्ञानिक है जिन्होंने सिमियन वायरस 40 के जीन को, सिमियन वायरस 40 के जीन को लेम्डा फेज की सहायता से जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित या फिर प्रविष्ट कराने में सफलता प्राप्त किए थे। इसी कारण इसको फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, क्योंकि जिस समय ये सब कोई कार्य नहीं कर पा रहे थे, उसी समय इन्होंने एक वायरस के जीन को पृथक करके लेम्डा फेज की सहायता से एक जीवाणु कोशिका में प्रविष्ट कराए थे। क्लियर। आगे है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम की खोज किए और नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम का खोज 3 वैज्ञानिकों ने किए थे, आर्बर नाथन स्मिथ, आर्बर नाथन स्मिथ। इन्होंने कहना कि 1970 में खोज किए थे। इन्होंने 1970 में खोज किए थे और 1978 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। क्लियर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये माना जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाने में, एक तो पॉल बर्ग का खोज है, उसके बाद 2 खोज और है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाए। एक होता है प्लाज्मिड का खोज, एक होता है प्लाज्मिड का खोज जो बैक्टीरिया में पाई जाती है, और ये प्लाज्मिड ये सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, मतलब जिस प्रकार से डीएनए रेप्लिकेशन करता है और नए डीएनए बनाता है, उसी प्रकार से ये प्लाज्मिड कहना चाहिए सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। और दूसरा महत्वपूर्ण होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम का खोज, जो आर्बर नाथन स्मिथ ने किए थे 1973 में, और 1978 में कहना चाहिए, 1970 में खोज किए थे, और 1978 मतलब 8 साल बाद कहना चाहिए मेडिकल का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। क्लियर। बायोटेक्नोलॉजी जीन मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन क्लोनिंग या जीन थेरेपी, ये सब एक ही शब्द है। आप इनको बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कह सकते हैं, जीन मैनिपुलेशन भी कहते हैं, जीन क्लोनिंग भी कहा जाता है, जीन थेरेपी भी कहा जाता है। तो इनसे संबंधित
आपको वैज्ञानिक का नाम बताना है। ऊपर में पॉल बर्गर, उनको तो हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कह दिए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम का खोज 3 वैज्ञानिकों ने की, अर्बन, नाथन, स्मिथ। यहाँ पर आपको और वैज्ञानिक बताना है जो इनसे रिलेटेड है प्रारंभिक दौर में। तो इनका उत्तर है कोहेन व बायर। कोहेन व बायर, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड साइंटिस्ट है। इन्होंने 1973 में, इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1973 में एक बाहरी जीन को ई कोलाई नामक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में जोड़कर जीन मैनिपुलेशन की अवधारणा को मजबूत किए थे। मतलब कोहेन व बायर नामक साइंटिस्ट ने किसी बाहरी जीन को ई कोलाई जो जीवाणु होती उनके प्लाज्मिड में जोड़ दिए थे। किसी बाहरी जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में जोड़ दिए थे और जीन मैनिपुलेशन की अवधारणा को क्या किए थे, मजबूत किए थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है टेक पॉलीमरेज एक क्या है? तो उत्तर है बी, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। टेक पॉलीमरेज क्या है? एक प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही है जो कहने जी थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं और ये बहुत अधिक स्थायी होते हैं। मतलब टेम्परेचर अधिक होने पर भी ये स्थायी होते हैं, 72 डिग्री सेल्सियस में भी स्थायी होते हैं, ये विघटित नहीं होते हैं। ये पीसीआर या फिर डीएनए के एक अणु से अनेक अणु प्राप्त करना है तब इस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी काम आते हैं, आप लोग पहले ही पढ़े हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के अंतर्गत डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4, 5 सब होते हैं। ये कहना चाहिए मरम्मत करते हैं, इलांगेशन करते हैं रेप्लिकेशन के दौरान। काइमेरिक डीएनए क्या है? काइमेरिक डीएनए क्या है? वास्तव में जो रिकम्बिनेंट डीएनए है उसी को काइमेरिक डीएनए कहा जाता है। पुस्तकों में काइमेरिक डीएनए नहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हम लोग अच्छे गुण वाले जो डीएनए प्राप्त करते हैं उस डीएनए को रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, लेकिन उसका दूसरा नाम क्या होता है? काइमेरिक डीएनए भी होता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है टोटिपोटेंसी क्या है? टोटिपोटेंसी क्या है? इसको हिंदी में टोटिपोटेंसी को पूर्ण सख्त सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण सख्त कोशिका। आप लोग सुने होंगे, 11वीं में कहीं पढ़े होंगे। टोटिपोटेंसी मतलब पौधे में एक कोशिका पाई जाती है। पौधे में एक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, उस कोशिका की सहायता से एक नए पौधे का हम लोग निर्माण कर सकते हैं, उसी को टोटिपोटेंसी सेल कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक कोशिका है पौधे में, मतलब पौधे की एक कोशिका को निकालकर टिश्यू कल्चर के माध्यम से, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से एक नए पौधे का हम लोग निर्माण कर सकते हैं, उसी को टोटिपोटेंसी सेल कहा जाता है। तो उत्तर आ जाएगा बी, पूर्ण सख्त सेल है जो नए पादप का निर्माण कर सकता है। क्लियर। टोटिपोटेंसी, इसका सबसे पहला प्रयोग गाजर नामक पौधे पर किया गया था। जो गाजर होते हैं उनके रूट में एक सेल्स होते हैं, फ्लोएम सेल्स। गाजर के रूट में एक फ्लोएम सेल्स होते हैं। उस फ्लोएम सेल्स को हैबरलैंड, स्टीवर्ट, माहेश्वरी, कई वैज्ञानिक है इसमें, हैबरलैंड, माहेश्वरी, स्टीवर्ट, 1970 के दशक में इन्होंने कहना चाहिए पृथक किए और पृथक करने के बाद एक नए गाजर का पौधा तैयार कर लिए। बाद में बताया गया मतलब पौधों की एक कोशिका से एक नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है। उस कोशिका को ही टोटिपोटेंसी सेल कहा जाता है। ये केवल पौधों में सक्सेस है, जंतु में सक्सेस नहीं है, क्योंकि जंतु में एक कोशिका लेंगे तो एक कोशिका से हम लोग नए जंतु का निर्माण नहीं कर सकते हैं। आप मनन करिए, मानव का एक कोशिका निकालते हैं सोमेटिक सेल्स, तो क्या उनसे एक नए मानव का निर्माण कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। तो टोटिपोटेंसी केवल पौधों में सक्सेस है, जंतुओं में सक्सेस नहीं है। पौधों में कहना चाहिए प्लूरिपोटेंसी कहा जाता है, जंतु में, मानव में प्लूरिपोटेंसी कहा जाता है। मतलब
एक आर्गन का थोड़ा बहुत रिपेयर किया जा सकता है, जैसे कि किडनी है, लीवर है, हार्ट है, कोई भी आर्गन है, यदि कहना चाहिए कुछ नष्ट हो गए हैं तो प्लूरीपोटेंसी के माध्यम से उसको थोड़ा बहुत क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है, रिपेयर मरम्मत किया जा सकता है। तो जंतु में इसको प्लूरीपोटेंसी और पौधों में टोटीपोटेंसी, मतलब एक कोशिका से नए पौधे को उत्पन्न करना। आगे है टिश्यू कल्चर से प्राप्त सेल कहलाता है। टिश्यू कल्चर 12वीं में ही एक चैप्टर है एग्रीकल्चर का, उसके अंतर्गत 4 प्रकार के कहना चाहिए टिश्यू कल्चर का अध्ययन करेंगे। ठीक है जी। इस वर्ष कोरोना के कारण जो एग्रीकल्चर के एक चैप्टर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति, उसको अभी हम लोग अध्ययन नहीं किए हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका अध्ययन करेंगे। तो वहाँ पर टिश्यू कल्चर और हाइब्रिडाइजेशन का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो टिश्यू कल्चर से प्राप्त सेल सोमा क्लोन कहलाते हैं। मतलब टिश्यू कल्चर से जो सेल प्राप्त होंगे, जो जीव प्राप्त होंगे, जो पौधे प्राप्त होंगे, वो अपने माता पिता के ही समान होते हैं, इसी कारण उसको कहा जाता है सोमा क्लोन। आगे है किस जंतु में क्लोन एक आम बात है। क्लोन जैसे कि पौधों में, जंतुओं में रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। आप लोगों को पता होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उच्च जंतुओं में होती है। ठीक है, पौधों में भी होती है, छोटे पौधों में भी होती है। जंतु को बता रहा हूँ, जंतुओं में, उच्च जंतु में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जिसमें कहना चाहिए एक ही जाति के, एक ही प्रजाति के 2 जीव भाग लेते हैं, एक होते हैं नर और एक होते हैं मादा। ठीक है, दोनों के बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन भाग लेते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्टूला, विभिन्न क्रिया होती है, और जो नए चाइल्ड बनते हैं वो अपने माता पिता से क्या पाई जाती है, विभिन्नता। कुछ ना कुछ विभिन्नता जरूर पाए जाएंगे। माता पिता के समान तो होते हैं क्योंकि जेनेटिक्स है यहाँ पर, लेकिन 100% समान नहीं होते हैं। थोड़ी बहुत, थोड़ी ज़्यादा भी, कम भी वेरिएशन, विभिन्नता पाई जाती है। उसी वेरिएशन के कारण ही आगे क्या होता है, विकास होता है। वेरिएशन नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। लेकिन इसके जस्ट उल्टे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न जीव अपने माता पिता के ही समान होते हैं 100%। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न जीव क्या कहलाते हैं, क्लोन कहलाते हैं, रेमेट कहलाते हैं। तो छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा, छोटे जंतु हाइड्रा, कुछ कृमि, केचुआ, आप लोग हाइड्रा में सुने होंगे रीजनरेशन होता है, मतलब हाइड्रा को हम लोग 1 या 2 भागों में काट देते हैं तो वहाँ पर 2 या 3 जीव बन जाते हैं। ठीक है, तो अपने सेम माता पिता के समान ही होते हैं। तो छोटे जंतुओं में क्लोन एक आम बात है। तो यहाँ पर छोटे जंतु क्या है, हाइड्रा सिलेंट्रेटा के जंतु है, जबकि फ्रॉग, मैमल्स, फिश, ये सब उच्च जंतु होते हैं। मैमल तो सबसे विकसित प्राणी है। तो विकसित प्राणियों में क्लोन बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन छोटे जीवों में क्लोन एक आम बात है। उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नए जीव बनते रहते हैं वो एक प्रकार से क्लोन ही हैं। क्लियर। और जो क्लोन होते हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न जीव होते हैं, माता पिता के समान होते हैं, वेरिएशन नहीं होता है, तो वहाँ पर विकास होने की संभावना नहीं होती है, जिसके कारण छोटे जीव उसी अवस्था में ही पाए जाते हैं, उनमें विकास नहीं होता है। क्लियर। आगे क्वेश्चन है, प्रथम मैमल्स जिसका क्लोन तैयार किया गया था। इतना तो सबको पता है कि भेड़ में किया गया था, और डॉली, भेड़ से कहना कि जो क्लोन तैयार किया गया था उसको डॉली नाम दिया गया था, लेकिन ये साइंटिस्ट नाम जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए, पहला ऑप्शन गलत, गाय, तीसरा ऑप्शन गलत, बंदर, चौथा ऑप्शन गलत, मानव। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, बी, भेड़ में किया गया था, और जो क्लोन उत्पन्न हुए थे उसको डॉली नाम दिया गया था, और इसको करने वाले साइंटिस्ट थे विल्मट और उनके सहयोगी। विल्मट और उनके सहयोगी, ये कहना चाहिए लगभग 1996-97 के आसपास किया गया था। 1996-97 के आसपास विल्मट एवं उनके सहयोगियों ने, ठीक है जी, एडिनबरा रिसर्च इंस्टीट्यूट में। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो डॉली थे, ये कहना चाहिए ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं थे। ये
4 के आसपास कहना चाहिए आकस्मिक रूप से डेथ हो गए, लेकिन ये जो डाली थे अपने सेम कहना चाहिए पेरेंट्स के समान थे। तो प्रथम मैमल जिसका क्लोन तैयार किया गया भेड़ है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले निषेचित अंडे से गाय के क्लोन तैयार करने में सफलता प्राप्त किए? तो ये कहना चाहिए उत्तर है जापान। जापान के वैज्ञानिकों ने गाय के फर्टिलाइजेड एग से गाय के ही कहना चाहिए क्लोन तैयार करने में सफलता प्राप्त की। इन्होंने क्या किए थे, एक गाय ले लिए, उनमें कहना चाहिए पहले उनके जो ओहम बने, एग बने, उसको कहना चाहिए कृत्रिम तरीके से फर्टिलाइजेट किए। कृत्रिम तरीके से उसमें सीमेन की सहायता से स्पर्म प्रविष्ट कराया गया और वो स्पर्म इनके जो एग है उसको क्या कराए थे, फर्टिलाइजेशन। अब एग यहाँ पर क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेट एग। अब इस फर्टिलाइजेट एग को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं और उसको कहना चाहिए टिश्यू कल्चर में ले जाकर क्या करते हैं, उसको टिश्यू कल्चर करते हैं। तो एक फर्टिलाइजेट एग से 2 प्राप्त होते हैं, 2 से 4, 4 से 8। तो यहाँ पर 4 एवं 8 कहना चाहिए क्लोन तैयार किए थे जापान के वैज्ञानिकों ने। अब ये कहना चाहिए आम बात लगभग हो गया है। आगे है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा किसका उत्पादन संभव नहीं है? कई बार क्या होता है, जो बड़े कार्य होते हैं वो छोटे कार्य नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इनसे डीएनए में काट छांट आप कर सकते हैं, हेरा फेरी कर सकते हैं। मतलब मानव शरीर में 50,000 मान लो जीन है, तो उसमें आप गलत जीन को निकाल सकते हैं, जीन जिसको हम लोग कभी देख नहीं सकते, क्योंकि कोशिका क्या होते हैं, माइक्रो। कोशिका के अंदर क्रोमोसोम और माइक्रो, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और माइक्रो, डीएनए के अंदर जीन और माइक्रो। हम लोग कोशिका को ही नहीं देख सकते, तो केंद्रक तो बहुत बड़ी बात है, क्रोमोसोम और दूर की बात है, डीएनए और दूर की बात है, जीन की बात और बहुत दूर है। तो कहना चाहिए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बड़े बड़े कार्य तो किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कौन सा उत्पादन संभव नहीं है। तो उत्तर मिलेगा हीमोग्लोबिन, उत्तर मिलेगा यहाँ पर हीमोग्लोबिन। ठीक है जी। मतलब इंसुलिन का उत्पादन कर सकते हैं, सोमेटोस्टेटिन मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, मानव वृद्धि करने वाले हार्मोन का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर। इंटरफेरॉन का निर्माण कर सकते हैं, इंसुलिन का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं कर सकते। क्लियर। आगे क्वेश्चन है, हम लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत जोड़ी को चुनिए। एलेक्स जेफरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इनके फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाते हैं, तो सही। सेकंड, गोडेल एसटीएच सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, मतलब ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि करने वाले एक हार्मोन है, एसटीएच सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। जीन का क्लोनिंग, ये भी सही है। मतलब जो गोडेल नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने जीन क्लोनिंग के माध्यम से सोमेटोट्रोफिक हार्मोन मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का निर्माण करने में सफलता प्राप्त किए थे। क्लियर। आगे है विल्मट, इन्होंने कहना चाहिए भेड़ में क्लोन किया था। तो यहाँ पर गलत जोड़ी क्या हो जाएगा, सी, पक्षी का क्लोन। पक्षी का क्लोन ये तैयार नहीं किए थे, विल्मट नामक साइंटिस्ट ने ये किए थे, भेड़ का क्लोन तैयार किए थे और डॉली नाम दिए थे। पीसीआर डीएनए कल्चर, डीएनए कल्चर मतलब डीएनए के एक अणु का कल्चर करके उनके अनेकों प्रतियां प्राप्त करना, पीसीआर, ये भी सही है। तो यहाँ पर कहना चाहिए गलत जोड़ी को चुनिए, तो उत्तर क्या है, सी। तो आज का कहना चाहिए जो सेकंड टेस्ट है ये यहीं पर समाप्त, और कल पुनः अध्ययन करेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, वो भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये जो 4th यूनिट है नए सिलेबस में है, ये दोनों चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टोटल जेनेटिक इंजीनियरिंग है। और आप लोगों को पता होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग मेडिकल का नई शाखा है। जो छोटे मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं होते हैं,
ठीक है। तो ये कहना जी डायरेक्ट जीन से संबंधित होते हैं। तो ये नए चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, तो इसका एक चैप्टर और बचा हुआ है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसको भी आप लोग कहना चाहिए सीरियसली ध्यान देंगे, क्योंकि आप नीट का तैयारी कर रहे हैं, 12वीं बायोलॉजी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको मेरे यूट्यूब के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिलता रहेगा। ठीक है जी, तो आज के लिए केवल इतना ही।